नमस्कार। मैं दिव्यांशी आप सभी का स्वागत करती हूँ स्टडी आईक्यू पे। आज इस इंटरव्यू सेशन में हमारे साथ जुड़ेंगे अशिक भारती जी, जिन्होंने फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एफसीआई एग्जामिनेशन में इन्होंने रैंक 32 हासिल की है अपनी कैटेगरी में फ्रॉम वेस्ट जोन। स्वागत है अशिक जी आपका स्टडी आईक्यू पर। थैंक यू मैम। अशिक जी, ये तो हमने बात कर ली कि आपका सिलेक्शन एफसीआई में हुआ है, लेकिन मैं सभी को बता दूं तो अभी करेंटली अशिक जी इज वर्किंग एज एसबीआई जूनियर एसोसिएट। यस मैम। अशिक, ये तो मैंने बता दिया, आप थोड़ा सा जो आपका अर्ली जीवन रहा है उसके बारे में हमारे साथ शेयर करें। मैं एक छोटे से गांव से बिलोंग करता हूं मैम, जो कि नवादा डिस्ट्रिक्ट बिहार में है। हमारी बचपन की जो पढ़ाई है वही नवादा में एक सीबीएसई के स्कूल जीवन ज्योति पब्लिक स्कूल में हुई है। फिर हमने 12th जो था वो बिहार बोर्ड से किया। उसके बाद फिर भोपाल आ गए, एलएनसीटी से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग किया। इंजीनियरिंग करने के बाद मैम एक्चुअली में लगा कि मतलब आप जब बिहार जाओगे ना तो वहाँ के लोग मतलब गवर्नमेंट जॉब का एक थोड़ा ये रहता है अपना। तो मम्मी पापा ने बोला कि नहीं, गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करो। हमने प्रिपरेशन स्टार्ट किया। तो फर्स्ट टाइम ही उस टाइम हमको गौरव गर्ग सर के वीडियोस मतलब हमको दिखे थे, फर्स्ट उसी टाइम दिखे थे। क्योंकि जब आप बैंकिंग का प्रिपरेशन करते हो ना तो आपके लिए करंट अफेयर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और एज ए इंजीनियरिंग बैकग्राउंड, इंग्लिश अच्छा था, रीजनिंग ठीक कर लिया। रीजनिंग तो जीरो आता था, उस टाइम तक नहीं आता था कुछ। मैथ और इंग्लिश तो बहुत ही अच्छा था। रीजनिंग ठीक किया और उसके बाद करंट अफेयर के लिए हमने गौरव गर्ग सर को मतलब थ्रोली पढ़ा। मतलब सर के वीडियोस पता नहीं कितने बार पढ़े होंगे, हमको खुद याद नहीं। उस समय मतलब फ्री थे तो वो रिकॉर्ड कर सकते थे, आप एक रिकॉर्ड कर लो आप और फिर रिकॉर्ड करके उसको सुनते रहो। तो फिर हम उसी के बाद हमने फर्स्ट टाइम जो था मेरा एसबीआई पीओ का मतलब प्रीलिम्स निकला था। उसी टाइम हमने एसबीआई पीओ मेंस भी निकाला। मतलब फर्स्ट टाइम मात्र 5 से 6 महीना में हमने एसबीआई पीओ फाइनल कर लिया था। पर मेरिट लिस्ट में हमारा नहीं आया था, 0.16 से हम रह गए थे। और उसी साल 5-6 महीना बाद ये एग्जाम हुआ और एक साल में हमने सबसे पहले जूनियर एसोसिएट का एग्जाम निकाला। उसी साल 1-2 महीने बाद मतलब करंटली लास्ट ईयर जो आरआरबी पीओ हुए थे उसमें हमने आर्यावर्त बैंक का में पीओ मिला था, ऑफिसर स्केल 1 में हमारा सिलेक्शन हुआ था। पर एसबीआई में आकर फिर एसबीआई को छोड़ा नहीं मैम, और अभी तक एसबीआई में है। और अभी रिसेंटली मतलब एफसीआई ने जब रिजल्ट डिक्लेयर किया तो उसमें हमारा सिलेक्शन हुआ। सर, ये तो हमने जान लिया कि आपने कई सारे एग्जामिनेशन एसबीआई के अलावा भी क्लियर किए थे और अब फाइनली जो एफसीआई का रिजल्ट आया है। अब हम थोड़ा सा एफसीआई एग्जामिनेशन की स्ट्रैटेजी है उसको आपसे जानना चाहेंगे। तो अशिक जी, एफसीआई एग्जामिनेशन को जो सबसे पहले क्या बातें हैं जो एस्पिरेंट्स को पहले जान लेनी चाहिए, क्योंकि 3 साल में एग्जामिनेशन होता है। पहले एसएससी करवाता था, इस बार आईबीपीएस ने करवाया है। तो क्या पैटर्न चेंजेस हुए और किन बातों को एस्पिरेंट्स को पहले से जान लेना चाहिए? मैम, जब आप आईबीपीएस का एग्जाम देते हैं ना तो आईबीपीएस एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो आपसे एक्यूरेसी मांगती है। मतलब आप सबसे पहले तो वो जो 3 सब्जेक्ट है मतलब मैथ रीजनिंग और इंग्लिश। और आईबीपीएस मतलब एस्पिरेंट्स को सबसे ज्यादा अगर आईबीपीएस का एग्जाम निकालने के लिए ध्यान देना चाहिए तो मुझे लगता है वो है इंग्लिश। क्योंकि और मतलब अपकमिंग जितने भी एग्जाम आईबीपीएस लेगी, धीरे धीरे इंग्लिश का जो लेवल है मैम वो बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है। मतलब ऐसा है कि बच्चे जो आ रहे हैं, आप मतलब ये नहीं सोच सकते ना कि मैं कितना स्कोर कर रहा हूँ। आपको ये ध्यान देना पड़ेगा ना कि हमारा जो कंपटीटर है वो कितना स्कोर कर रहा है। तो अब जो कंपटीटर आ रहे हैं आईबीपीएस का एग्जाम जो दे रहे हैं वो सोल मतलब बोल सकते हो आपकी इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के हैं, एमबीए बैकग्राउंड के हैं। तो उनका ना इंग्लिश नॉर्मली बहुत अच्छा होता है। तो उसके कारण होता क्या है कि वो 20+ स्कोर कर जाते हैं इंग्लिश में। और मैथ रीजनिंग में थोड़ा कम भी रहे तो उनका मतलब प्रीलिम्स निकल जाता है। तो मेरे ख्याल से जितने भी एस्पिरेंट हैं उनको इंग्लिश पे बहुत ही ज्यादा फोकस करना चाहिए। क्योंकि मैथ एंड रीजनिंग वो एक लेवल होता है कि आप जैसे 25-26 मैक्सिमम है, आप उससे ज्यादा स्कोर नहीं कर सकते। मतलब अगर आप प्रीलिम्स में दे रहे हो पीयू लेवल का एग्जाम या फिर एफसीआई में मैनेजर लेवल का एग्जाम आप दे रहे हो तो आप मैक्सिमम स्कोर जो कर सकते हो वो 26-27 हो सकता है मैथ एंड रीजनिंग। पर इंग्लिश में आप 30 में 28 स्कोर कर सकते हो, जो कि बहुत बड़ा अचीवमेंट है। और जो आज कर ले रहे हैं वो प्रीलिम्स निकाल ले रहे हैं। इसीलिए आप देखे होंगे मतलब इंग्लिश मीडियम, बोलना तो नहीं चाहिए कि इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए ही है, लेकिन
उनका एक एज तो रहता है मैम, इसलिए अगर आप किसी दूसरे बोर्ड के बच्चे हो तो आपको इंग्लिश पे बहुत ज्यादा फोकस करना चाहिए अगर आप आईबीपीएस के किसी भी एग्जाम को निकालना चाहते हो। वो आईबीपीएस आजकल ईएसआईसी भी ले रही है, आजकल ईपीएफओ का एग्जाम भी ले रही है, एफसीआई ले रही है, बैंकिंग तो ले ही रही है। तो आप इंग्लिश पे फोकस करो, और मैथ रीजनिंग को एक लेवल तो वो 6 महीने में बना सकते हैं, कोई भी बना सकता है मैम। यानी कि जो भी एस्पिरेंट्स हैं उनको ये समझ लेना है कि अगर ये आईबीपीएस एग्जामिनेशन करवा रहे हैं तो जो उसका सेट पैटर्न होता हुआ है कि मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश किस तरीके से वो प्रीवियसली एग्जामिनेशंस में कैसे पूछते हैं। अशिक जी, ये तो हमने बात कर ली ऊपर ऊपर कि किस तरीके से एग्जामिनेशन का पैटर्न होता है। अब जैसे हमें पता है प्रीलिम्स और मेंस होता है, तो तैयारी इसकी इंटीग्रेटेड करनी चाहिए या फिर पहले प्रीलिम्स पे ध्यान देना है और फिर मेंस पे? नहीं मैम, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब आप जब प्रीलिम, जैसे कोई भी एस्पायरेंट जो होता है उसको उसको अपना लेवल, मतलब खुद से ज्यादा आप किसी इंसान को नहीं जानते। आप इस दुनिया में सबसे ज्यादा अगर आपको कोई जानता है तो आप खुद। तो एक 4-5 महीने का जब प्रिपरेशन आप करते हो तो 4-5 महीने के फर्स्ट 4 to 5 मंथ में आपको समझ में आ जाता है कि मेरा एक लेवल ऐसा आ गया है कि अब हम प्रीलिम्स निकाल सकते हैं। जब आपको ऐसा लग जाए कि आप प्रीलिम्स निकाल सकते हो, देन गो फॉर मेंस। अब आप मेंस के लिए चले जाइए। और मेंस में जैसा आप मैम सबको पता है कि मेंस में वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट जो है वो है करंट अफेयर एंड इंग्लिश। वहां भी वैसे ही है, वहां भी इंग्लिश आपके लिए उतना ही मैटर करता है, क्योंकि मतलब रिसेंट टाइम से मैथ जो है वो आईबीपीएस ने बहुत ही हार्ड कर दिया है। मतलब आप पीओ लेवल के एग्जाम में मात्र 5-6 क्वेश्चन बना पाते हो मैथ्स में, रीजनिंग में भी वही है 10 से 15 बना पाओगे आप, लेकिन इंग्लिश में आप 35 आते हैं, किसी में 30 आते हैं। जैसे एफसीआई में 30 क्वेश्चन आते हैं इंग्लिश में भी, तो आप 30 में मैम आप स्कोर कर सकते हो, 25 स्कोर कर सकते हो। मतलब आप सोचो, कहीं आप मात्र 10 स्कोर कर पा रहे हो, कहीं आप 25 कर पा रहे हो। उसी तरीके से करंट अफेयर, अगर करंट अफेयर आपने गौरव गर्ग सर का बहुत अच्छे से पढ़ा है, मतलब थ्रोली बहुत अच्छे से पढ़ा है अगर, तो आप इजिली स्कोर कर सकते हो 40 में 35, 30 तो कर ही सकते हो। तो इंग्लिश और करंट अफेयर यहाँ बहुत ही ज्यादा मैटर करता है। अशिक जी, ये तो हमने बात कर ली प्रीलिम्स और मेंस की और तैयारी किस तरीके से होलिस्टिकली करनी चाहिए। अब हम आते हैं किस तरीके से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने, क्योंकि प्रिलिमिनरी हमको पता है वो एक एंट्री स्टेज है, बट मेंस एक डिसाइडिंग स्टेज है। यस मैम। जैसे मैम एफसीआई जो एग्जाम ली थी वो एक्चुअली में था कि कॉम्युलेटिव टाइम दी थी। कॉम्युलेटिव टाइम मतलब 120 क्वेश्चंस थे, और उसमें आप कोई भी सेक्शंस को कभी भी अटेम्प्ट कर सकते थे। मतलब मैथ रीजनिंग और इंग्लिश और करंट अफेयर जो थे उसमें से आप, और एक कंप्यूटर भी था इसमें। मतलब एफसीआई ने मेंस में प्रीलिम्स में नहीं, मेंस में कंप्यूटर भी पूछा था। तो आप जो यहाँ जो स्कोर करने की बात है, तो जब कॉम्युलेटिव टाइम जब जब भी किसी एग्जाम में होता है तो उसमें टाइम मैनेजमेंट का रोल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। अब इसमें था क्या कि जो भी आपका बेस्ट सेक्शन है, जैसे मैम करंट अफेयर जो होता है वो आप 30 क्वेश्चन अगर है तो उसको आप 10 मिनट में कर सकते हो। तो होता क्या है कि जैसे करंट अफेयर है, इंग्लिश है, इसको आप विद इन 30 मिनट्स में आप कर दो। 10 मिनट आप करंट अफेयर के लिए लगाओ, 20 मिनट आप इंग्लिश के लिए लगाओ। आपका हुआ क्या कि आपने 60 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर लिया मात्र 30 मिनट्स में। अब आपके पास अप्रोक्स 1 hour 30 मिनट्स बचे हैं सिर्फ 60 क्वेश्चंस के लिए। तो आप उसके बाद फिर रीजनिंग में जा सकते हो, क्योंकि रीजनिंग माना जाता है कि थोड़ा सा मैथ से आसान होता है। तो आप, लेकिन वो एस्पायरेंट टू एस्पायरेंट डिपेंड करता है। अगर किसी एस्पायरेंट को लग रहा है कि मेरे लिए मैथ इजी है तो पहले आप मैथ में जाओ। अगर आपको रीजनिंग इजी लगता है तो आप रीजनिंग अटेम्प्ट करो, और लास्ट जो है वो फिर जो बचा उसको आप अटेम्प्ट कर लो। लेकिन इजीएस्ट पार्ट जो है उसको सबसे पहले करना चाहिए, क्योंकि उससे होता क्या है कि आप जितना क्वेश्चन कर लेते हो ना तो आपका कॉन्फिडेंस बूस्टअप होता जाता है कि हमने इतना क्वेश्चन कर लिया है, अब इतना ही बचा है। वरना अगर आप हार्ड पे जाओगे और उस पे अगर आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, टाइम ज्यादा ले लिया, क्वेश्चन कम बने, तो आपको लगेगा अभी तो इतना बचा हुआ है और मेरा टाइम बहुत कम है, एग्जाम कैसे निकलेगा। और जैसा ही आपके माइंड में ये बातें आती है ना, निगेटिविटी थोड़ा सा भी ना, वो सारी पॉजिटिविटी में भारी पड़ती है। इसलिए इसलिए बहुत जरूरी होता है कि पूरे एग्जाम में आप पॉजिटिव रहो। तो उस पॉजिटिव रहने के लिए जरूरी है कि आप कम टाइम में ज्यादा क्वेश्चन बनाओ। वो इजीएस्ट पार्ट को ही बनाकर किया जा सकता है। अशिक जी, अगर हम इस एग्जामिनेशन की बात करें तो क्या कुछ सेक्शनल कट ऑफ भी होता है? नहीं मैम, एफसीआई में कोई सेक्शनल कट ऑफ नहीं था। एफसीआई के में कोई सेक्शनल कट ऑफ इस टाइम तो नहीं है। मतलब ये फर्स्ट टाइम एक्सपेरिमेंट था जो आईबीपीएस ने लिया था एग्जाम, तो इस बार कोई भी सेक्शनल कट ऑफ नहीं था।
अशित जी, अगर मैं आपकी जर्नी की बात करूं तो आपने एसबीआई क्लियर किया, फिर आपने आरआरबी क्लियर किया, आईबीपीएस क्लियर किया। अगर हम पैटर्न मोर और लेस देखें तो काफी मिलता जुलता है। तो क्या कुछ एक यस मैम। क्यूमुलेटिव स्ट्रैटेजी हम बना सकते हैं, अगर हम कि कोई भी एस्पिरेंट अगर एक एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इन तीनों प्रिपरेशन को किस तरीके से एक प्रिपरेशन के साथ ये सभी एग्जामिनेशन को अटेम्प्ट करने का सही तरीका समझ में आ जाए? मैम, सबसे पहले ना किसी भी एग्जाम को निकालने के लिए हमको ये जरूरी होता है कि जो उनमें सब्जेक्ट्स आते हैं, जैसे आईबीपीएस की बात करें, अगर हम एसएससी के बारे में आपको ज्यादा नहीं बता पाएंगे क्योंकि हमने एसएससी का एग्जाम नहीं दिया कभी। आईबीपीएस की अगर बात की जाए, वो कोई भी एग्जाम लेता हो, वो एफसीआई हो, आरआरबी हो, आईबीपीएस हो या एसबीआई हो, सबका पैटर्न समहाउ सेम है। आपको एक, अगर हम पूरी स्ट्रेटजी की बात करें तो 2 मिनट में हम सम अप करेंगे इसको। सबसे पहले किसी भी स्टूडेंट को, जो अगर वो न्यू है, उसको कुछ नहीं आता, क्योंकि हमसे ज्यादा ना ये बात कोई नहीं बता सकता आप, क्योंकि जब हमने तैयारी स्टार्ट किया था ना, हमको जीरो आता था रीजनिंग में। नहीं पता था सिलॉग क्या होता है, नहीं पता था, मतलब जब कोई बोलता था ना सिलॉग क्या होता है, तो हम ऐसे देखते थे, भाई क्या बोल क्या रहे हो, ये सिलॉग क्या होता है, इनइक्वलिटी क्या होता है, कुछ भी नहीं पता था। तो हमने सबसे पहले जो अपने माइंड में क्लियर किया कि जब हमको कुछ आता ही नहीं तो हम एग्जाम निकालेंगे कैसे। तो सबसे पहले कि उस सब्जेक्ट पे फोकस बनाओ, छोड़ दो कौन सा एग्जाम है, कब होगा, कैसे होगा। सबसे पहले तीनों सब्जेक्ट को पढ़ा हमने मैम। उसके बाद करंट अफेयर को पैरेलल चलाया। बच्चों को लगता है कि जब वो प्रीलिम्स निकाल लेंगे तब करंट अफेयर पढ़ेंगे क्योंकि मेंस में आता है सिर्फ। हमने पैरेलली किया। सबसे पहले, क्योंकि हमको इंग्लिश आता था, इंग्लिश मैथ को कंप्लीट किया। फिर रीजनिंग मैम 2 महीने में हमने पूरा पढ़ लिया। उसके बाद अगर आप सब्जेक्ट जब पढ़ लेते हैं तो उसके बाद एक बहुत बड़ा रोल आता है यहाँ पे प्रीवियस ईयर पेपर के। आईबीपीएस ने किसी भी, जो भी एग्जाम उसने लिया है, उसका प्रीवियस ईयर पेपर को निकालिए, थ्रोली 3 से 4 बार बनाइए। एक बार जब उसमें कमांड अगर आपने कर लिया, सोच लो कि आपका प्रीलिम्स निकल जाएगा। प्रीवियस ईयर बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन आज के बच्चे टेस्ट, मॉक टेस्ट वगैरह पे ध्यान देते हैं। मॉक टेस्ट का रोल है, पर वो रोल जो है वो प्रीवियस ईयर पेपर के बाद है। और कहीं ना कहीं आप जो स्ट्रेटेजी में जो डिफर होता है ना, इसी के कारण होता क्या है, कुछ बच्चे आपने सुना होगा 6 महीने में निकाल लिए, मेरा एग्जाम 1 साल में निकला। बहुत सारे बच्चे हैं जो 4 साल से लगे हुए हैं। तो वो ना सिर्फ स्ट्रेटेजी का डिफरेंस होता है कि अगर आपने प्रीवियस ईयर पेपर को 3-4 बार बना लिया होता, उसके बाद मॉक की तरफ जाते, तो शायद हमको जैसा लगता है कि 4-5 मार्क्स बढ़ जाते। उसके बाद पैरेलली आप करंट अफेयर पढ़िए। इकोनॉमिक्स में, बैंकिंग में रोल है इकोनॉमिक्स का, पर आजकल करंट अफेयर के साथ बहुत ज्यादा इकोनॉमिक्स नहीं पूछ रहा है। करंट इकोनॉमिक्स ही पूछ रहा है, जो करंट बैंकिंग आ रही है वही पूछ रहा है। उसके लिए भी गौरव सर का जो एक इकोनॉमिक्स का एक अलग से आता है, वो पीडीएफ सर अलग से निकालते हैं, उसका वीडियो, वो मोर देन सफिशियंट है मैम, मोर देन सफिशियंट है। मतलब करंट अफेयर तो हमने, मतलब आप शुरू से एक पकड़िए कि सर, जैसे अगर हमने प्रिपरेशन स्टार्ट किया, बिगनिंग में आप 1 महीना छोड़ सकते हो कि अगर हम इस, मतलब स्टार्टिंग में अभी हम मैथ रीजनिंग पढ़ रहे हैं तो नहीं पढ़ेंगे, लेकिन उसके बाद 1 महीना के बाद आप उठाइए। गौरव सर का उठा लिए तब तो वेल एंड गुड, आपको मतलब कहीं से भी कोई लॉस नहीं होना है। लेकिन अगर आप, मतलब फिर वही होता है कि आप 3-4 चीजों को लेने के बाद आप लास्ट में गौरव गर्ग सर के वीडियोस उठाते हैं, तब तक शायद थोड़ा लेट हो जाता है। तो क्योंकि बच्चे करते तो है, आप कहीं से भी हो, गौरव गर्ग सर का सोर्स तो यूज करते ही हो। तो वो आप शुरू से ही इसको एक बार सर का उठाइए वीडियो, और 6 महीने का थ्रोली पढ़िए। इससे आप किसी भी एग्जाम को निकाल सकते हो। आईबीपीएस कोई भी एग्जाम जो लेती है उसको आप इजिली निकाल सकते अशिक, मुझे लगता है आपने एक ऐसी स्ट्रैटेजी बताई है कि हम इसको सम अप कर सकते हैं कि वन स्ट्रैटेजी टू क्लियर ऑल द एग्जामिनेशन, ईदर दैट इज एसबीआई, आरआरबी और एफसीआई। हो। अशिक, हाँ, आईबीपीएस के द्वारा लिया गया सारे एग्जाम, मतलब जो भी आईबीपीएस लेती है, क्योंकि आईबीपीएस के सारे पैटर्न सेम। नंबर ऑफ क्वेश्चंस कभी कभी डिफर कर जाते हैं कि मतलब किसी में वो 20 मार्क्स का पूछ लेता है, किसी में वो 25 मार्क्स का पूछ लेता है, पर हाँ, मतलब आप अगर ये स्ट्रेटजी को यूज करते हो, 6 महीना आप यूज करके देखो। हमने कम से कम, मैम हमने क्लास भी लिए थे ऑफलाइन जब हम पढ़ाई करते थे। बहुत सारे बच्चे हैं मैम जिनको हमने ये स्ट्रेटजी बताया, और वो बच्चे आज मतलब हैप्पीली ज्वाइन कर चुके हैं बैंकिंग, और वो बहुत खुश हैं, अभी भी मिलते हैं, तो मतलब अभी भी वो हमारे कांटेक्ट में है। तो वो
तो हमने देखा है ये वर्क कर रहा है, ये जो हमारा स्ट्रेटजी है वो वर्क कर रहा है, और रेस्ट डिपेंड अपॉन अस पेरेंट की वो क्या चाहते हैं। अशिक, हमने स्ट्रैटेजी की बात कर ली। अब आपने कई बार ये मेंशन भी किया कि स्टडी आईक्यू और गौरव सर का कितना बड़ा रोल है आपकी सक्सेस में। लेकिन अगर हम एफसीआई की बात करें, तो किस तरीके से स्टडी आईक्यू एक अहम हिस्सा आपके जर्नी में रहा है? मैम, स्टडी आईक्यू एक्चुअली मैं आपको एक बात बताएं, ये जब एफसीए का एग्जाम था ना 27 जुलाई को था, और 20 जुलाई को मेरा एसबीआई पीओ का मेंस हुआ था। और एसबीआई पीओ के मेंस के बाद आपको बता दें कि वो इंटरव्यू वाला सेशन रहता है, कि इंटरव्यू देना है आपको, उसमें ना जीडी और जी होता है, तो वो आपको कनेक्ट करके बताते हैं हमने कैसे, मतलब सर का रोल कैसे। 20 को पेपर हो चुका था, 27 को एफसीआई था, और नेक्स्ट मंथ इंटरव्यू का था पार्ट। सर का जो है ना वो वीडियोज आते हैं, मतलब वो 10 मिनट का, जिसमें वो अंकित सर का भी इवन आता है, ठीक है। अंकित सर का भी वो वीडियो आता है कि 10 मिनट का ना, वो मतलब कोई भी आज जो भारत में कोई भी अगर घटना होती है, कोई भी मतलब, तो उस पे वो डिस्क्राइब करते हैं उस चीज को कि कैसे है, क्या है, वगैरह वगैरह। मैम, अगर बच्चा सिर्फ करंट अफेयर पढ़े ना और वो वीडियो देख ले, अगर सिर्फ जो सर अंकित सर का वीडियो आता है वो अगर आप वीडियो देख लेते हो ना, तो हमको लगता है कि करंट अफेयर, जीडीजी, इंटरव्यू जो भी होता है ना आपका सब क्लियर हो जाएगा। कोई मतलब आपको सिर्फ डरने की जरूरत नहीं, सिर्फ वीडियो देखिए, क्योंकि वो ना बहुत डीपली बताते हैं, वो बहुत ही मतलब एसबीआई पीओ के इंटरव्यू में तो बहुत ही ज्यादा उनका रोल है सर का, कि वो वीडियो मतलब बताते हैं, क्योंकि आप जब जीडी देने जाते हो ना एसबीआई पीओ में, तो वो टॉपिक दे देते हैं, कोई भी टॉपिक पे आपको बोलना होता है, उसमें अंकित सर का रोल होता है। क्योंकि हमको याद है एक टॉपिक आया था जो कि कहीं नहीं देखा था हमने, और अंकित सर का 20 दिन पहले वो उन्होंने अपलोड किया था वो वीडियो। और मैम, उस जीडी टॉपिक पे 10 बच्चों में से मात्र 3 बच्चा ही बोल पाया था, क्योंकि वो टॉपिक ही बहुत टफ था। और उसमें सिर्फ और सिर्फ सर ने डिस्क्राइब किया था उसको, आप यूट्यूब पे सर्च मारो तो सिर्फ सर ने डिस्क्राइब किया था कि वो क्या टॉपिक था, और मतलब क्यों भारत में उस समय वो लाइमलाइट में था। मैम, जो भी मतलब मेंस का एग्जाम है, मतलब आप आईबीपीएस का कोई भी मेंस का अगर एग्जाम देते हैं, तो उसमें गौरव सर का एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। क्योंकि करंट अफेयर आप अगर हाई स्कोर करना चाहते हो, अगर, तो वो पॉइंट्स होते हैं ना, हमने देखा था कि जैसे बच्चे होते क्या कि वो 2-3 करंट अफेयर सोर्स यूज करते हैं, लेकिन हमने देखा था मैम, हम सिर्फ एक करंट अफेयर का सोर्स यूज करते थे, गौरव सर का। और जो बच्चों ने मतलब जो आंसर नहीं करके आया था ना, वो भी हम करके आए थे, क्योंकि वो जो मतलब टॉपिक था वो सिर्फ गौरव सर ने टच किया था। एसबीआई पीओ में का बता रहे हैं हम, उस टाइम मतलब किसी ने नहीं किया था वो, क्योंकि वो 2-3 दिन पहले का था, और किसी ने टच नहीं किया था, पर गौरव सर टच कर चुके थे, और मतलब इत्तेफाक से हमने देख लिया था वो वीडियो, और इसलिए हम वो क्वेश्चन करके आए थे। और हमने बहुत ज्यादा स्कोर किया था, मतलब करंट अफेयर में ऐसे वो मार्क्स तो नहीं शो करते, पर हमको जैसा लगता है कि 40 में हमने 36 तो किया ही होगा। 40 में हमने 36 स्कोर किया था एसबीआई पीओ में, 2019 वाले पेपर में। जैसे गौरव गर्ग सर का जब बात करते हैं ना, तो एक्चुअली में ऐसा नहीं है, मतलब आप 10 मतलब मार्केट में अभी 100 नहीं 1000 सोर्स होंगे करंट अफेयर के, लेकिन गौरव गर्ग सर अगर हमको सबसे ज्यादा पसंद आया ना, तो उसके पीछे सबसे बड़ा रीजन ये था कि मतलब आप अगर सोए हुए भी हो ना, मतलब आपको नींद आ रही है, आपको पढ़ने का मन नहीं कर रहा, उस टाइम भी अगर आपको गौरव गर्ग सर का वीडियो, मतलब वो बोल्डनेस जो उनके आवाज में है ना, मतलब वो लगता है ना, जैसे बोल सकते हो आप खनक, सर का आवाज सुनो, अच्छा गौरव सर का करंट अफेयर सुन लेते हैं 10 मिनट, ऐसे 15 मिनट सोने के बाद, सुनने के बाद सो जाएंगे। तो वो गौरव गर्ग सर की आवाज में वो खनक है, मतलब लिटरली इंडिया में, मतलब अभी कौन नहीं जानता सर को, या फिर किसने नहीं पढ़ा है, मतलब आप अदर सोर्स जो यूज कर रहे हैं वो भी कहीं ना कहीं से चुरा के ही करते, लेकिन करते तो जरूर है गौरव सर का यूज, ताकि वो मतलब फायदा उठा सके। क्योंकि गौरव गर्ग सर के जो आवाज में जो दम है ना, हमने नहीं किसी भी मतलब, हमने इतने टीचर से पढ़ा है, हमने किसी के आवाज में वो दम नहीं दिखा कि मतलब आप नींद में भी हो तो मतलब सर का याद रख सकते हो कि सर ने क्या पढ़ाया था। अशिक जी, हमें बहुत खुशी है कि हम आपकी सक्सेस स्टोरी का हिस्सा बन सके, और मुझे लगता है गौरव सर इज वेरी प्राउड ऑफ यू व्हेन ही हियर्स दिस। एंड हम पूरी टीम की तरफ से यही यही आपके लिए शुभकामनाएं हैं कि आप और प्रगति के राह पे चलते रहे और हम सभी को और गौरवान्वित करते रहे। धन्यवाद। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच मैम कि आपने हमें अपॉर्चुनिटी दिया। और सच कहूँ तो मतलब हमारा तो एक बार मतलब इच्छा भी है कि गौरव गर्ग सर से मिले, जब भी टाइम मतलब आप लोग दे पाएंगे, या फिर सर मतलब सर दे पाए कि मतलब हम मिल सकते हैं उनसे, तो हम लिटरली हमको सर को मतलब क्या बताएं,
सर को हम बहुत ही ज्यादा मानते हैं। मतलब अभी भी देखोगे ना आप, हम मतलब यहाँ भी अभी पढ़ाई जारी रखी है हमने, क्योंकि हमको यूपीएससी करना है, तो अभी भी हम पढ़ाई कर रहे हैं। तो उसमें भी गौरव का सर का पीडीएफ से पढ़ते हैं, हमारे पास अभी भी ये पीडीएफ अवेलेबल है। तो गौरव सर से जब भी मिल पाए मैम, हमारी कोशिश है जिंदगी में एक बार तो सर से मिल ही पाए।